हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे भूगोल की एनसीईआरटी, जो पूरी 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक होगी, जिसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर और लाइन बाय लाइन देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम लोग डिकोड करेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी भूगोल की। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो 6th क्लास एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है ना। आसमान में जो भी पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो उसकी हम लोग गणना नहीं कर सकते। ठीक है, तो संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, और जो चमकीले कुछ होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं, और ऐसा लगता है कि आकाश में हीरे जड़े हैं। ये सब जो है, ये इंट्रोडक्शन दिया है, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सिर्फ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ठीक है, मतलब जो टिमटिमाती चीज़ें रहती है, ठीक है, और उसके साथ एक चंद्रमा भी होता है। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को भी लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। कब देखते हैं? तो उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, जिस रात को हम चंद्रमा को पूरी तरह से देख सकते हैं, तो उस रात को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये अमावस्या की रात्रि होती है, या इसे नए चंद्रमा की रात्रि भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसी रात में आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से करने के लिए हमें कौन सी रात की ज़रूरत होती है? तो हमें अमावस्या की रात की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय आसमान जो होता है वो एकदम साफ रहता है। उसके बाद है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि सूर्य का जो अत्यधिक तेज प्रकाश है, उसके कारण हम लोग इन चमकीली वस्तुओं को दिन में नहीं देख सकते, और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता इतना, तो इसके लिए हम लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, तो उसे क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है, तो खगोलीय पिंड में क्या क्या आता है? सूरज, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, मतलब जो स्टार्स हैं, तो वो भी खगोलीय पिंड में आते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, तो ये किसके बारे में है? देखो, तो हम लोग जो हमारा तारा है, जो सूर्य, तो उसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तो वो उसके बारे में सही है क्या? ये बहुत बड़ा खगोलीय पिंड है, ये गर्म है, ये गैस से बना है। ठीक है, हाइड्रोजन से बना है, इसके पास अपनी ऊष्मा है। ये गर्म है तो उसके पास अपनी ऊष्मा रहेगी, उसके पास प्रकाश है। ओके, और ये सूरज क्या करता है? अपना उसको, जो भी उसके पास ऊष्मा है और प्रकाश है, उसको बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो हमारा सूरज भी क्या हुआ? एक तारा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो दिख रहे हैं हमें, तो ये रात के समय जो चमकीले तारे हैं वो है। ठीक है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये जो चमकीली चीज़ें हैं, जैसे कि तारे हैं, डिफरेंट मतलब स्टार्स हैं, तो ये हमें चंद्रमा के साथ दिखाई देते हैं रात में, लेकिन ये इनकी ऊष्मा जो है या प्रकाश है, वो हम लोग महसूस नहीं कर पाते। प्रकाश थोड़ा सा महसूस कर पाते हैं, लेकिन ऊष्मा नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। ये छोटे तो नहीं होते असल में, बल्कि ये बहुत दूर होते हैं, तो इसकी वजह से हमें इनकी ऊष्मा इतनी महसूस नहीं होती। ठीक है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है।
अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो वैसे ही सिमिलरली जो स्टार्स है बाकी जो सूरज को छोड़ के, तो वो भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसकी वजह से वो बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ये नक्षत्र मंडल है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। तो ये देखो, ये एक आकृति है ये, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या? अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है और बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। कौन सा है? सप्तऋषि। ठीक है, सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब संत, 7 संत, ऐसे उसको बोला है। यह 7 तारा का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है, ये अर्सा मेजर जो है इसका ये सप्तऋषि एक पार्ट है। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो कैसे करते थे? जैसे कि ये है, ये तारे हैं, सप्तऋषि हैं, तो उनके एकदम लगभग समान जो रहता है वो ध्रुव तारा रहता है। और ये ध्यान में रखिए कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये देखो, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो इसकी वजह से प्राचीन समय में लोग दिशा निर्धारण करने के लिए ध्रुव तारा का उपयोग किया करते थे। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, सप्तऋषि की सहायता से हम लोग क्या जान सकते हैं? ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा से हम लोग ये जान सकते हैं कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है, तो हम कौन सी दिशा में हैं, ये आप अभी भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, ऊष्मा नहीं होती और प्रकाश भी नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो वो किससे प्रकाशित होती है? वो सूर्य की प्रकाश से प्रकाशित होती है। ठीक है, उसके पास अपना प्रकाश भी नहीं है और ऊष्मा भी नहीं है, तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी भी एक खगोलीय पिंड है। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लांटाई शब्द से भी जाना जाता है। ठीक है, और प्लांटाई का मतलब है चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, मतलब जो हमारा सूरज है तो उसके चारों ओर पृथ्वी भ्रमण करती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? चारों ओर भ्रमण करने वाला, मतलब प्लांटाई मतलब प्लैनेट, और प्लैनेट को ही क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जिस पर हम रहते हैं वह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, कौन सा पृथ्वी का नज़दीक का तारा है? सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ओके, जैसे कि हम लोग रात में देखते हैं कि सूरज जब डूबता है, मतलब ऐसे हम लोग मानते हैं कि सूरज डूबता है, लेकिन वो कभी डूबता नहीं है, तो हमें सूरज का प्रकाश नहीं मिलता। तो रात के समय हम लोग ऐसे मानते हैं कि जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा के प्रकाश हमारे यहाँ गिरता है और फिर चंद्रमा के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती है, लेकिन ये गलत बात है। रात के समय जो हमें चंद्रमा प्रकाशित दिखाई देता है, तो वो भी प्रकाशित किससे होता है? वो सूरज से ही प्रकाशित होता है, और उसकी ऊष्मा, उसका जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आता है। ठीक है, तो ये सिर्फ पूर्णिमा की रात्रि में होता है, और बाकी दिनों में जब चंद्रमा थोड़ी दिखाई पड़ती है तभी होता है ऐसा, नहीं तो अमावस्या की रात्रि में पूरी तरह अंधेरा रहता है। तो वैसे ही सेम अगर हम लोग चंद्रमा पे जाएं, तो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी भी प्रकाशित होती है, तो पृथ्वी भी हमें चंद्रमा पर प्रकाश देती है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, ये पूरी सूर्यमाला दी है हमारी यहाँ पे। तो ये क्या है? पहला है सूर्य, उसके बाद में
उसके पहले ही मतलब सबसे पहले कौन सा ग्रह है सूरज के बाजू में? बुध। उसके बाद में है वीनस जो है शुक्र। उसके बाद में है पृथ्वी। उसके बाद में है मंगल। उसके बाद में है क्षुद्र ग्रह की पट्टी। उसके बाद में है बृहस्पति मतलब जुपिटर। उसके बाद में है शनि। उसके बाद में है यूरेनस। उसके बाद में है नेपच्यून। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं। बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर बुध जो है बुध ग्रह, तो ये सूरज के चारों ओर परिभ्रमण करता है। ठीक है, वो कुछ 88 दिन में करता है, अपने कक्ष पर घूर्णन करता है 59 दिनों में। तो पृथ्वी का हम लोग देखते हैं, सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण करने के लिए 365 डेज लगते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए 1 दिन लगता है, और चंद्रमा की संख्या 1 है। ठीक है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल मतलब सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या बोलते हैं? सौरमंडल। जैसे कि उसमें विभिन्न ग्रह आते हैं, कुछ खगोलीय पिंड आते हैं, अन्य भी, और सूरज आता है उसमें। ठीक है, और उसके बाद में शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका हम लोग उपयोग एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जियोग्राफी वगैरह दिया है, तो अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, जियो। ठीक है, तो जियोलॉजी का अर्थ क्या है? पृथ्वी का अध्ययन। ज्योमेट्री का अर्थ क्या है? पृथ्वी का मापन। और जियोइड का मतलब क्या है? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। मतलब हम लोग एक जियोइड लेते हैं जिससे हम लोग पृथ्वी का पूरा स्टडी करते हैं या अभ्यास करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जियोइड, जो हम लोग उसको सैंपल की तौर पर लेते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित होता है। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आर्यभट्ट जो थे वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, और उन्होंने क्या कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, तो ये बात उन्होंने सही बताई थी। उसके बाद में देखो, अभी हर एक चीज़ अच्छे से दी है एनसीईआरटी में। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये सूरज है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, वैसे ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के समान अन्य 7 ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है। ठीक है, सबके पास नहीं है। अभी सौरमंडल क्या है? सौरमंडल में एग्जैक्टली क्या क्या रहता है, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है उसके नोट्स बना लीजिएगा, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़े। ठीक है, तो आप आपके नोट्स से रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद है सौरमंडल। सौरमंडल में क्या क्या आता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य। ठीक है, मुखिया क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सभी चीज़ें चलने के लिए या इन सभी को प्रकाशित कौन करता है? सूर्य करता है। ठीक है, तो इसके लिए उसको मुखिया बोला गया है। तो फिर से हम लोग देखते हैं सौरमंडल में क्या क्या आता है। सूर्य प्लस 8 ग्रह प्लस उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, सूर्य क्या है? पहले भी हम लोग ने देखा था। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं महसूस कर सकते? क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हम इससे बहुत दूर है। तो कितनी दूरी है? पृथ्वी और सूर्य में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है एक दूसरे में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इतनी ज़्यादा ऊष्मा महसूस नहीं कर सकते। ठीक है,
उसके बाद में क्या है, ग्रह है। हमारे सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है। सूर्य से देखें तो हम लोगों ने पहले ही देखा था, पहले क्या है, बुध है, देन शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, तो इसकी ट्रिक क्या है याद रखने के लिए? माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो एम से मर्क्यूरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। देन सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर मतलब कोई भी यहाँ वहाँ ऐसे कोई भी घूमता नहीं है, एक निश्चित पथ पर क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे सूरज है तो ये ऐसे दीर्घ वृत्ताकार में है, ऐसे वृत्ताकार में नहीं, ऐसे सर्कल में नहीं, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार में वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। ठीक है, तो किसको लगते हैं? वो बुध को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो पृथ्वी का जुड़वा भाई कौन है? शुक्र। ठीक है, क्योंकि इसका आकार और आकृति बिल्कुल पृथ्वी के तरह ही है। अभी तक प्लूटो भी ग्रह माना जाता था। ठीक है, प्लूटो भी था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन उसकी बैठक जो अगस्त 2006 में हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया कि प्लूटो एक बौना ग्रह है। ठीक है, और अन्य जो खगोलीय पिंड भी थे उनको भी बौने ग्रह माना गया है, जैसे कि 2003 UB313 सीरस। ठीक है, इसके बाद है पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी कितवा ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां ग्रह है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 3rd नंबर पे, आकार में 5वां ग्रह है। ठीक है, ध्रुव के पास ये थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसका आकार क्या कैसा है? भुआ, मतलब ऐसा है उसका आकार, ऐसा यहाँ पे ध्रुव की तरफ थोड़ी सी चपटी है, दोनों ध्रुवों की तरफ। ठीक है, भुआ का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न तो अधिक ठंडी। ठीक है, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए क्या क्या उपयोगी है? मिट्टी आवश्यक है, वायु आवश्यक है और पानी आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है जो हमें इनहेल करने के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और हम लोग जो खाना खाते हैं तो पेड़ों से ही इनडायरेक्टली उसका मेन स्रोत क्या है? पेड़ है। तो वो पेड़ों के लिए भी जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमें पृथ्वी से ही मिलता है, पृथ्वी के वायुमंडल से मिलता है। और पानी पेड़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी हमारे पृथ्वी से ही मिलता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों ऐसे दिखाई पड़ती है? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, इसके लिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब इतना कि इसका कितना 2/3 सतह जो है वो पानी से ढका हुआ है, 2/3 सतह। ठीक है, देन चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। ठीक है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। मतलब पृथ्वी का जो व्यास है तो उसके लगभग 1/4 ही चंद्रमा का व्यास है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा बहुत नज़दीक है। तो इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है? मतलब चंद्रमा की 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि पृथ्वी और सूरज में जितना भी अंतर है तो उसका हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, तो टोटल 8 मिनट लगते हैं सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश आने के लिए। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। ठीक है, उपग्रह क्या रहते हैं? एक ऐसे खगोलीय पिंड रहते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे कि ग्रह सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि चंद्रमा भी
की चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य की ओर, ठीक है। और मानव निर्मित भी कुछ उपग्रह रहते हैं जिसको कृत्रिम पिंड भी कहा जाता है। ये वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट या जो भी टीवी टेलीकास्ट है, जो भी है। तो ये सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें, जीपीएस सिस्टम, ये वो सारी चीज़ों के लिए जो कृत्रिम उपग्रह है तो उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं, जैसे कि इनसैट, IRS, एजुसेट एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद है जीव एवं अन्य पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता रहती है, तो ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 27 दिन में। ये ध्यान में रखिएगा, ये नोट डाउन कीजिए। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। तो इसके परिणाम स्वरूप हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो हमेशा हम लोग देखेंगे तो हमें सेम ही चंद्रमा दिखाई पड़ती है, कुछ अलग नहीं दिखता, क्योंकि यही उसका परिवलन और परिभ्रमण जो काल है वो सेम है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, जैसे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल है। 19 इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, ठीक है। तो वो इसके लिए हमें धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है। देन क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो है, जो ग्रहों की तरह, उपग्रहों की तरह जो भी है, तो वो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच भी पाए जाते हैं। देखते हैं क्षुद्र ग्रह कहाँ पे है। ये देखो यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत छोटे 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 पिंड जो है वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये भी माना जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। उसके बाद है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं, ठीक है, और जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना टूटता तारा, तो वैसे ही उसको उल्कापिंड बोला जाता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अगर ये पृथ्वी पर गिर जाए, अगर जले बिना, तो धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद जो चौड़ी पट्टी है वो देखी है कभी? तो उसको क्या बोलते हैं? आकाशगंगा बोलते हैं। ये तो हम कौन से आकाशगंगा का पार्ट है? हम लोग मिल्की वे आकाशगंगा का पार्ट है। हमारा सौरमंडल भी इसी आकाशगंगा का भाग है। देखो यहाँ पे लिखा है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम क्या पड़ा है? आकाशगंगा पड़ा है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, मतलब जो भी स्टार्स हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे, वो बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार जो भी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना एक अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक भी अभी भी इस बारे में जानकारी नहीं जुटा पाए इस बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ब्रह्मांड और पृथ्वी की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। एक ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, उसमें बहुत सारे सौरमंडल है, उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे कि हमारा ग्रह पृथ्वी, और पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे NCERT का भूगोल का सेकेंड चैप्टर। तब तक बने रहिएगा। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, इसके नोट्स बनाइए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी और आप मुझे फीडबैक दीजिए कि मेरा क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, मैं कैसे डायरेक्शन में जाऊँ ताकि आपको भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।